चलिए तो आज शुरू करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलिए तो देखिए पॉलीगन लॉ, यहाँ पे पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है ना, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो बहुत सारे यानी कि बहुत सारे वेक्टर्स के एडिशन का ये हमारे पास लॉ है। ठीक है, कैसे करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर भी शो हो रहा है। इसको मैं फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ, यहाँ पर ये कहता है पॉलीगन लॉ कि इफ देयर इज अ सीरीज ऑफ रेगुलर वेक्टर्स, यानी अगर हमारे पास क्या है, एक सीरीज है बहुत सारे रेगुलर वेक्टर। रेगुलर वेक्टर्स का मतलब होता है कि हेड टेल से कनेक्ट है, देन जो टेल है यानी कि हेड यानी कि कोई सिंपल एक वेक्टर है, उसका एक टेल है, उसका एक हेड है। ठीक है, तो जो हेड है वो नेक्स्ट किसी की टेल से कनेक्ट है, उसके बाद नेक्स्ट का हेड किसी की टेल से कनेक्ट है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, वैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, फिर भी हम यहाँ पर एक पिक्चर जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखिए, सपोज आपको पिक्चर में दिख रहा होगा वेक्टर ए देन वेक्टर बी। ठीक है, ये देखिए आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बाद वेक्टर सी। आप देख रहे हो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलरिटी का मतलब यही होता है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट है। तो अगर ऐसा है तो देखिए ये रूल ये कहता है कि इफ देयर इज अ रेगुलर वेक्टर या रेगुलर पॉलीगन बन रहा है कहीं पे, तो जो वेक्टर एडिशन होता है किस तरह से होता है वो देखिए। यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी, उसके बाद यहाँ पे बना हुआ है वेक्टर सी देन वेक्टर डी, और उसके बाद आपका यहाँ पे इसका एक रिजल्टेंट कनेक्ट है। ठीक है, आप देख लीजिए इस तरह से। ठीक है, इसने इस तरह से बनाया हुआ है यहाँ पे। पहले मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सारे वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो आर बनेगा। अब देखिए किस तरह से हम इसको लिखेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल्स टू वेक्टर आर। दिस इज द पॉलीगन लॉ, और ये लॉ हमेशा फॉलो होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको समझा दिया है क्या होते हैं। उसके बाद अगर ऐसा है तो उन सभी का समेशन जो होगा वो नया रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्लियर है बात। इसको आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक छोटा सा भी एग्जांपल बनाऊं, वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर बी, तो अगर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यानी एडिशन होगा वो क्या होगा, वेक्टर सी। तो बताइए कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। इज इट क्लियर और नॉट, है ना। अब आप यहाँ पे भी देख लीजिए, क्या देखो यहाँ पे जरा, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, इन दोनों का रिजल्ट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, आपका इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर का हेड यहाँ पर कनेक्ट है। इज इट क्लियर। इसी तरह से फिर अगर हम करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो देखिए ये देखिए आप, ये रिजल्टेंट है। ठीक है ना, ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये कहां से कहां जा रहा है, ओ से लेके एम तक जा रहा है। आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसको मैं इरेज करती हूं। ठीक है, आप देखिए फिर से। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, मुझे एक बार बताओ, मैंने मैंने लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वेक्टर सी लिख दिया मैंने। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, देखो जरा ध्यान से, वेक्टर ए वेक्टर बी, और देखो आपको हमेशा ध्यान देना है एरो हेड पे, एरो कहां जा रहा है, बी से सी, ये हो गया। तो मुझे बताओ अब ये आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये पूरा रेगुलर मैंने बना दिया। तो अब इसको क्या लिखा जाएगा, देखो बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। बताइए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये पूरा रेगुलर है और यहाँ पर कोई रिजल्टेंट नहीं है तो हम सिंपल क्या करेंगे, वेक्टर ए सब सारे वेक्टर्स का जो समेशन है यानी कि सम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना, समेशन ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज ऑलवेज 0। आप ये कह सकते हो, है ना। क्लियर है ये नहीं है। और यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका मुंह इधर है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझो बच्चों, इन सभी में डिफरेंस है। ये रेगुलरिटी थी पूरी, तो मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ कोई रिजल्टेंट नहीं है तो मैंने 0 कर दिया। इस वाले में क्या है, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मुंह इधर नहीं है, इसका मुंह इधर है, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो भाई यही तो ये है ना, यही तो ये है। तो भाई चाहे मैं ऐसा लिखूं, देखो चाहे मैं इस तरह से लिखूं या चाहे मैं इस तरह से लिखूं,
क्या इन दोनों का मीनिंग सेम है? बताओ, क्या इन दोनों का मीनिंग सेम है? तो आप बोलोगे मैम इसमें सवाल कैसे बनते हैं? इसमें सवाल ऐसे ही बनते हैं, आपको डायग्राम दिया होगा और आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, राइट और नॉट। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉलीगन रूल, एक बात याद रखना, वेक्टर्स में पॉलीगन रूल हमेशा फॉलो होना चाहिए, है ना। पॉलीगन रूल हमेशा फॉलो होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप गलत लिख रहे हैं। तो सपोज मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया, बनाइए मेरे साथ। बताइए इस रिलेशन को कैसे लिखा जाएगा, बताइए इस रिलेशन को कैसे लिखा जाएगा। इफ यू यूज रेगुलर पॉलीगन लॉ तो आप इसको कैसे लिखोगे, बताइए। a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी, या फिर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। चलिए बताइए, मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, है ना, मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। अब आप मुझे बताइए कि इस रिलेशन से आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट है, बताइए कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोला, एक ही चीज सिखाई मैंने आपको कि आप रेगुलरिटी देखिए, कहां पे रेगुलरिटी बन रही है। देखो वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड से कनेक्ट है। इसका मतलब अगर मैं ए की बात करूं तो देखो जरा, ए जो है, ए का टेल यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है, उसके बाद दूसरे वाले वेक्टर के टेल से कनेक्ट है और फिर ये हेड है। इसका मतलब ए और बी रेगुलर बन रहे हैं, है ना, ए और बी क्या बन रहे हैं, रेगुलर बन रहे हैं। तो इसका मतलब ए प्लस बी क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये इनिशियल वेक्टर है और ये फाइनल वेक्टर है तो ये लाइन तो ज्वाइन कर रही है, तो यही तो रिजल्ट है ना बच्चों, यही तो रिजल्ट है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आप बोलोगे मैम क्या इसका आंसर ये नहीं हो सकता, इसका आंसर ये तब होता बच्चों अगर यहाँ पर ये इस तरह से बनता, देखो जरा, वेक्टर ए देन वेक्टर बी देन वेक्टर सी, देखो सी का मुंह किधर है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया है, मैं ये मान के चल रही हूँ। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में अगर कोई एंगल दिया हुआ है तो आप कैसे पहचानोगे, हाउ यू विल नो कि दो वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल होगा। तो इसके लिए बच्चों एक चीज लिख लीजिए प्लीज मेरे साथ, यहां पर आप ध्यान रखना, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये नहीं बताई जाती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इस चैनल पर आपको एक एक बारीक बारीक चीज बताएंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए। तो एंगल बिटवीन वेक्टर के लिए टेल से टेल कनेक्ट होनी चाहिए या फिर हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम ये क्या चीज है, तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, किस तरह से करेंगे। सपोज मैंने लिखा वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है ना, एंड दिस इज द थीटा। अब मैंने आपसे बोला कि दो वेक्टर के, इन दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, और दूसरा मैंने ये बना दिया, है ना, ये भी थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का टेल आपस में मिले हुए, है ना, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रही थी आपको कि दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो कब आप नोटिफाई करोगे, व्हेन टेल से टेल कनेक्ट होगी और हेड से हेड कनेक्ट होगा। इस कंडीशन में भी देखिए आपके यहाँ पे हेड से हेड कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, है ना, आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर मैं बोलूं ए और बी, तो देखो यहाँ पे ए और बी, तो ए और बी के बीच में अगर मान लो यहाँ पे कोई थीटा है, तो मुझे बताओ क्या ये थीटा इनके बीच का एंगल होगा या नहीं होगा, बताइए क्या ये थीटा इनके बीच का एंगल होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, है ना। तो ये होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इन दोनों के टेल आपस में कनेक्ट, है ना।
चलिए तो यहाँ पे देखो इस वाले एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे ए और बी के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री, कितना एंगल है 60 डिग्री। तो यानी कि मैं क्या बोलूंगी ए और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में कितना एंगल है 30 डिग्री, है ना। चलिए इसको देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी के बीच में कितना एंगल है तो आप बोलोगे मैं 150 डिग्री। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि ए और बी के बीच में इफ यू नीड टू फाइंड द एंगल देन जस्ट कनेक्ट टेल टू टेल और हेड टू हेड। अब आप बोलोगे मैम इसमें क्या किया जाएगा। आपको मैंने जब ये वेक्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने वेक्टर्स की प्रॉपर्टी में एक चीज करवाई थी कि आपका जो वेक्टर है कोई भी आप उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है देखो जरा, अगर मैं इस बी को यहाँ लेके आ जाऊं क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या वी वेक्टर पे कोई फर्क पड़ा। इफ देयर इज अ चेंज नो, बिकॉज डायरेक्शन इज सेम। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये बन गया वेक्टर बी और ये तो ए था, अब ये बन गया थीटा क्योंकि टेल से टेल कनेक्ट हो गई। तो अब यहाँ पे क्या करोगे तो आप देखोगे लीनियर पेयर बन गया। क्या बन गया लीनियर पेयर, है ना। ये क्या बन गया लीनियर पेयर। तो अगर ये लीनियर पेयर बना है तो व्हाट यू विल डू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो कितना बन गया, कितना बन गया बच्चों 30 डिग्री। तो यही आपका, आप इसे बोल सकते हो। इज इट क्लियर। चलिए इसको देखिए, इस वाले को देखिए, यहाँ पर आपका ए और बी के बीच में एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, बट एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको टेल से टेल कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर हेड से हेड कनेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप लोग, अगेन आप फिर से शिफ्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। ए को शिफ्ट करते हैं, चलो ए को शिफ्ट कर देते हैं भाई, ए को यहां से भगा के हम आगे लेके, फिर यहाँ पे थीटा बन जाएगा। तो अब क्या करोगे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो व्हाट यू विल गेट 60 डिग्री। तो सिंपल सा टॉपिक था ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आपको सिंपल क्या करना है, आपको डायग्राम में देखना है कि टेल से टेल कनेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो किसी भी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए, देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन, देन यू कैन अप्लाई लीनियर पेयर, देन जस्ट सब्ट्रैक्ट 180 माइनस फ्रॉम दैट एंगल, यू विल गेट योर आंसर। बताइए इज इट क्लियर और नॉट। यस चलिए तो आपको समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके इसको इरेज कर देती हूं मैं। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज द बेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अगर आपको ये बात समझ में नहीं चली। ओके तो मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पर अब नेक्स्ट है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्व करने का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है ना, किसी चीज को ब्रेक करना। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम जरूरत क्या है वेक्टर्स को ब्रेक करने की। तो देखो एक चीज समझो, आपके वेक्टर का लेना देना सिर्फ डायरेक्शन से। अगर हमें वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइंड है, जो कि मैंने आपको यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में बताई थी कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो दूसरे वेक्टर्स की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर हमें वेक्टर को ब्रेक करना पड़ेगा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर्स की दिशा बताने के लिए हमें उनको यूनिट वेक्टर्स में ब्रेक करना पड़ता है, उसके लिए हमें इनको रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा मैंने, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वी वाई वी एक्स साइन थीटा एंड वी कॉस थीटा। चलिए मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ आपके लिए कि वेक्टर रिजोल्यूशन क्या चीज है। सपोज आपके पास एक वेक्टर है वेलोसिटी का, मैंने आपको लिखवाया था स्टार्टिंग में कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है। तो मैंने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया वेलोसिटी का। अब ये वेक्टर किसी थीटा एंगल पे है ना, ये वेक्टर किसी थीटा एंगल पे। तो थीटा एंगल पे तो है, लेकिन डायरेक्शन आपको आईजेके में बतानी है। आप कैसे बताओगे इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है किसी भी ग्राफ का या किसी भी इसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके अलावा क्या होता है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, नहीं होता है ना। तो अगर ऐसा है इसको लिख लीजिए प्लीज। ये क्या होता है, स्लोप, किसी भी ग्राफ का स्लोप, ये जो ढाल है यही आपका स्लोप होता है। तो क्या है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो कि बेस आपका क्या है, कॉस। मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, बेस है कॉस और परपेंडिकुलर है साइन। तो इस वेक्टर को आपको मैंने सिखाया है कि यहाँ क्या होता है आई कैप और यहाँ क्या होता है जे कैप, है ना। यूनिट वेक्टर में पढ़ा था हम लोगों ने।
है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो वेलोसिटी है ये कोई भी मैग्नीट्यूड की है, मतलब आपको बोलेगा ये 5 मीटर पर सेकेंड ये बोलेगा, और थीटा कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी हम थीटा ले लेते हैं, और ये 5 मीटर पर सेकेंड। इसको हमें देखना है कि इस वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट एक्स में है और कितना कंपोनेंट वाई में, ये मुझे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा जाएगा, देखो लिखने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे v, ये जो v है cos थीटा और v sin थीटा, इतनी सी बात है। आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि थीटा के साथ वाली जो साइड होगी वो हमेशा cos हो, है ना, थीटा के साथ वाली साइड हमेशा cos हो। अगर ये थीटा 1 है मान लो तो ये थीटा 1 हो जाएगा। सपोज मान लो मैंने यहां से थीटा ले लिया, है ना, थीटा 2 ले लेती हूँ, तो अगर मैंने ऐसा किया यहां से थीटा 2 लिया तो ये कितना बन जाएगा v cos थीटा 2। आप समझ रहे हो मेरी बात, थीटा को चेंज करते ही cos और साइन चेंज हो रहे हैं। थीटा के साथ वाली साइड हमेशा cos होगी और उसका परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, साइन। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी वेक्टर का, ना ये वेलोसिटी बट एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के जब आप कंपोनेंट ब्रेक करते हो तो आपस में ये क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, ये लोग परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें देखो जरा, इसने थीटा कहां से लिया है, वर्टिकल से, इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। हमने थीटा कहां से लिया था, हॉरिजॉन्टल से, है ना, मेकिंग थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा आपका वर्टिकल से बन रहा है ना। तो देखो जरा, थीटा वर्टिकल से बना तो इसने क्या ले लिया यहाँ पे, देखो जरा वी वाई, तो क्या लिखा, वी कॉस थीटा। समझ में आया, कंफ्यूज मत हो, बोले मैम आपने यहाँ लिखा है कॉस, क्यों, क्योंकि मैंने थीटा यहाँ नीचे लिया था, इसने थीटा यहाँ लिया है, तो वी वाई क्या हो गया हमारा, इस डायग्राम में कितना हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और वी एक्स क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। तो हमेशा आपको इनको ऐसे ही ब्रेक करना है। ये जो कंपोनेंट्स है आपस में हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दीज ऑलवेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये जो कंपोनेंट्स आपके ब्रेक होंगे उसके बाद इसको कैसे लिखा जाएगा, आपने वेक्टर तो ब्रेक कर लिया, अब ये जो वेलोसिटी का ये क्या था, एक मैग्नीट्यूड था, इसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, तो देखो जरा हम कैसे लिखेंगे, सिंपल, एक्स वाला देखो, ये एक्स डायरेक्शन में v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, सिंपल। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, क्या बुराई। तो वही मैं कह रही हूँ कि वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें वेक्टर्स को क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है। बताइए आप लोगों को क्लियर हुई ये बात, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसी में आपको दूसरा एग्जांपल करवाती हूँ, ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो कंपोनेंट होते हैं ये खुद स्केलर कंपोनेंट होते हैं, और इनकी जो वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से हमेशा कम होगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से कम होगी। चलिए डन, चलो अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, सपोज मैं आपको बोलूं कि एक वेक्टर है v एंड इट इज मेकिंग 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो कंपोनेंट होंगे ये क्या होंगे। अगर कोई भी वेक्टर 45 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है ना, क्या बनाए, 45 डिग्री एंगल बनाए, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, जो भी इसके कंपोनेंट्स आएंगे वो हमेशा इक्वल दूरी पर होंगे। क्लियर, अगर आपने ये 45 बनाया तो ये भी 45 होगा, होगा ही नहीं होगा, तो कैसे लिखा जाएगा, जरा मेरे को सॉल्व करके बताओ। अगर ये v की वैल्यू मैं 5 ले लेती हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए v कैसे लिखा जाएगा, बोलिए क्या लिखूं यहाँ पे, 5 cos 45, और ये क्या होगा, 5 sin 45, होगा नहीं होगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज भी निकल कर आती है, देखो मैं क्या बता रही हूँ, आप कैसे लिखोगे, cos 45 कितना होता है, 1/√2 बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 5/√2 i कैप प्लस 5/√2 j कैप। क्या समझ में आया यहाँ से कि अगर कोई भी वेक्टर 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होता है तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं, ये जो कंपोनेंट मैंने a और b लिए, ये कंपोनेंट क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। देख ही लीजिए आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, 5 लिखो, 20 लिखो, 25 लिखो, 40 लिखो, और एंगल आप 45 करो तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम आएगी, है ना। तो इस तरह से कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, इरेजर ले लेती हूँ मैं और इसको आगे देख लेते हैं।
चलिए, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो वहां पे आपको बोला जाता है कि एक बॉडी है और वो 30 डिग्री एंगल पे हमने उसको क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है ना, तो इसका 2D मोशन, ये तो आपको पता ही है, यू नो दैट दिस इज 2D मोशन। 2D मोशन क्या होता है, जहां पे किसी भी बॉडी के एक्स कंपोनेंट भी होते हैं और वाई कंपोनेंट भी होते हैं। तो हमने किसी बॉडी को 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आपको बोलेगा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बताइए, क्या होगी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया, क्या लिखेंगे बताइए आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 cos 30 डिग्री और इसका परपेंडिकुलर 20 sin 30 डिग्री, है ना, इज इट क्लियर। तो आप क्या लिखोगे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 20 cos 30 डिग्री और इसकी क्या है 20 sin 30 डिग्री। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बोला जा रहा है यस, यहां पे बोला जा रहा है कि एक मास है, इस पे लग रहा है एक फोर्स 5 न्यूटन का, ठीक है, और ये जो है फोर्स 60 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। आपको बोल रहा है कि बताओ एफ एक्स एंड एफ वाई। तो अभी अभी आपने सीखा, क्या लिखोगे एफ एक्स 5 cos 60 डिग्री और ये क्या लिखोगे 5 sin 60 डिग्री। ठीक है, ये तो आपको बोला कि कंपोनेंट बताओ, आपको बोल रहा है ये जो फोर्स है इसका एक्स और वाई कंपोनेंट बताओ, फिर आपको बोलेगा फाइनली कि फोर्स का वेक्टर लिख के बताओ, वेक्टर फॉर्म में लिखो। ये तो आपको खाली मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, आपको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप 5 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 5 sin 60 डिग्री जे कैप। बताइए कितना आसान है, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखिए ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको सिर्फ एमसीक्यूज करवाऊंगी, जिसमें आपके एनडीए के पीवाईक्यूज भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे अपने क्वेश्चंस होंगे, वो मैं सारे आपको यहाँ पर एक साथ करवाऊंगी। इसलिए मैंने इस वाले लेक्चर में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपको नहीं दिए, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ठीक है, आपको जितनी भी प्रैक्टिस होगी आपकी उससे हो जाएगी। चलिए आगे करें, आगे करें। चलिए इसको मैं रब कर लेती हूँ। आई थिंक आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ चुका हो। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक दो क्वेश्चन मैंने डाले थे आप लोगों के लिए, तो कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए आपको देखो क्या बोल रहा है, यस यस, क्या बोला जा रहा है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपका एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्सिस के साथ बन रहा है या फिर वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट बताना है आपको। तो जैसा जैसा बोल रहा है, फिजिक्स की एक खासियत है भाई कि फिजिक्स में जैसा जैसा बोला जाता है हमको वैसा वैसा करना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। अगर आप योर डायग्राम इज टोटली करेक्ट तो उसके बाद न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा आसान नहीं होती है। फिजिक्स में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि आपको क्वेश्चन समझना बड़ा मुश्किल है, कैलकुलेशन तो हो जाती है बट क्वेश्चन को समझना, एक बार जिसको समझ में आ गया उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले है। तो इसको लगा डाला लाइफ झिंगा लाला, है। चलिए तो आपको बोल रहे हैं एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है। ठीक है भाई, तो एक वेक्टर हमने ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड 10 है और ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ आपको बोला गया है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको बोल रहा है इसका एक्स कंपोनेंट, तो सब बताएंगे, सब लोग यहाँ पे लिख लीजिए क्या होगा इसका एक्स कंपोनेंट 10 cos 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ये cos 60 क्या होता है 1/2, क्या हो जाएगा 5, है ना। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते। A vector of magnitude 20 unit is equally inclined to both x and y axis in xy plane then x and y component। वो कह रहा है एक वेक्टर है वो equally inclined है, मतलब y एक्सिस से भी उतनी दूरी पे है और x एक्सिस पे उतनी दूरी पे है। तो कितना कब होता है ऐसा बताओ, x और y आपस में कितना एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। तो इक्वली इंक्लाइंड में कितना एंगल होना चाहिए 45, है ना। कितना होना चाहिए 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पे ये 20 हो गया, ये वेक्टर है हमारा
और ये क्या है 45 डिग्री। तो कह रहा है इट्स एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स आर, तो मुझे बता इसके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट बराबर होंगे या नहीं होंगे। अभी पीछे मैंने आपको समझाया था, अगर आप लिखोगे भी तो क्या हो जाएगा 20 cos 45 एंड 20 sin 45, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 20 cos 45 कितना हो गया 1/√2, है ना, 1/√2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते। इफ अ वेक्टर इज एंटायरली अलोंग द वाई एक्सिस, एक वेक्टर एंटायरली वाई एक्सिस पर है, देन इट्स एक्स कंपोनेंट बोल रहा है। भाई सिंपल सी बात है, आपको ये बोल रहा है कि एक वेक्टर जो है वो एंटायरली कहां पर है, सॉरी वाई एक्सिस में बोला इसने ना, ठीक है, ये कह रहा है वेक्टर जो है एंटायरली वाई एक्सिस पे है, तो ये कोई वेक्टर होगा भाई, है ना, ये वाई एक्सिस पे है, तो इस पर ब्रेक कैसे करोगे, तो वाई पे है ही, यानी ये तो जे कैप में है। अगर आप इसकी डायरेक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए मैग्नीट्यूड और जे कैप डायरेक्शन हो गई। तो आपको बोल रहा है कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो क्या होगा एक्स कंपोनेंट, क्या होगा 0 हो जाएगा, है ही नहीं एक्स कंपोनेंट इसमें, यानी इसके पास सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, फोर्स वेलोसिटी जो भी चीज है, एक्स में कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। A vector of magnitude 10 unit is directed along a line making 37 degree with the x-axis. Its components along x and y. चलो तो यहाँ पर एक नया एंगल आ चुका है भाई, यहाँ पर एक नया एंगल आ चुका है। आप बोलोगे मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो प्लीज सबसे पहले आप ये एंगल बनाइए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी आपको। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या बोला 37, ठीक है, तो मेरे साथ बनाइए। ये दो एंगल आपको कभी कभी देखने को मिल जाएंगे, एक ये है और दूसरा ये। ठीक है, ट्राइंगल वही है 4 और 3 का। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से 3 और 4 का आंसर क्या अपना कितना आता है 5, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखो 37 डिग्री जो है, अगर आप 53 और 37 को ऐड करो तो कितना आता है 90 डिग्री। इस तरह से आप इस पेयर को याद रख सकते हो। अब कभी भी आपको अगर वेक्टर रिजोल्यूशन में इस तरह के एंगल दिए 37 डिग्री 53 डिग्री, तो देखो क्या करना पड़ेगा, मेरी बात सुन। 37 में 3 आगे है, 3 आगे है तो 3 ऊपर होगा, है ना, 3 आगे है तो 3 को हम ऊपर मान लेते हैं और 4 को कहाँ मान लेते हैं नीचे, है ना। दोनों एंगल में 5 तो हमेशा यही रहेंगे हाइपोटेनस पे। 53 में 3 पीछे है तो 3 नीचे है 4। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है भाई इसको याद करने का। और या तो एक और तरीका, इसी ट्राइंगल में ये 37 है तो ये कितना है 53, तो देखो 53 अगर आप यूज करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और 37 यूज करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज करो। अब हम करते हैं, एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 और वो 37 डिग्री एंगल पर है। बताइए क्या लिखोगे, 10 cos 37 एंड 10 sin 37। तो बताइए क्या क्या होंगे इसके एक्स और वाई कंपोनेंट, जल्दी बताइए। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो क्या बोला मैंने 10 cos 37। चलो बताओ यहाँ से इस वाले ट्रायंगल से 10 cos 37, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, 10 into 4/5। तो भाई ये आपको इसी ट्रायंगल से याद रखना पड़ेगा। और वाई कंपोनेंट क्या है 10 into परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5। तो कितना हो जाएगा ये 8 और 6। 8 और 6 कहाँ है 8 और 6, क्लियर हो गया। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप या तो ऐसे याद कर लो या फिर जैसे मैंने आपको बताया है वैसे याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया होगा, आगे करें। चलिए ओके, अब आया इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट का मतलब है कि आप वेक्टर को अगर ऐड कर रहे हो, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो क्या होगा और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होगा।
है ना। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग करते हैं बात एडिशन ऑफ वेक्टर की, है ना। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर की, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट एडिशन ऑफ वेक्टर इसमें यही चीज है। देखिए एडिशन के लिए सबसे पहले अगर मैंने लिखा, मान लीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड करके मेरे पास एक नया, एक बात याद रखना, दो वेक्टर्स को ऐड करने से ऑलवेज यू विल गेट अ वेक्टर, बट बाय मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर यू विल नॉट ऑलवेज गेट अ वेक्टर। आगे करेंगे जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना, ये वेक्टर की एप्लीकेशन है। दो वेक्टर को जब ऐड किया जाता है तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा एक वेक्टर मिलेगा, वी कैन गेट अ स्केलर। चलो अब देख लेते हैं कैसे वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास जो रूल यूज होते हैं, ठीक है, जो रूल यूज हम करते हैं वो हमारे क्या है, आपके ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम। क्या है बोलो, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। अब ये जो दोनों लॉ है, इन दोनों लॉ से जो रिजल्ट आता है वेक्टर एडिशन का, वो क्या होता है, आपका सेम होता है, ठीक है। तो नॉर्मल एडिशन और वेक्टर एडिशन में क्या होता है, वेक्टर एडिशन जो होता है वो डिफरेंट होता है ना। जैसे मान लीजिए मैं अगर स्केलर की बात करूं, स्केलर हमने स्टार्ट किया था, तो अगर मैं स्केलर की बात करूं तो सपोज मान लीजिए मैंने 2 किलो आलू लिए और फिर मैंने 3 किलो आलू लिए। इफ आई से मैंने टोटल कितने किलो लिए, तो मैंने कितने लिए, 5 किलो, आई बॉट 5 केजी आलू। इसका मतलब मैंने क्या किया, वहां पे सिंपल एडिशन कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है 5i कैप और मुझे उसको 5j कैप से प्लस करना है, के साथ प्लस करना है, तो 5 + 5 10 नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, है ना। 5i कैप प्लस 5j कैप अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे मैम सिंपल एडिशन होगा, यहाँ पर वेक्टर एडिशन रूल लगता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपका इन दोनों लॉ में, देखो ट्राइंगल लॉ में ट्राइंगल बन रहा है और पैरेललोग्राम में क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम, है ना। ट्राइंगल में ट्राइंगल बन रहा है और पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम बन रहा है। अब देखिए वी आर डूइंग एनडीए क्रैश कोर्स, हम एनडीए के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है, इसकी डेरिवेशन भी नहीं करनी है ना। हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर रिजल्ट बताने वाली हूँ। तो मेरी बात सुनो, अगर दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो हमें मिलेगा नया वेक्टर। तो जब हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, है ना, इनको ऐड करके जब मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा तो मुझे उस वेक्टर में क्या क्या चाहिए, उसकी बतानी पड़ेगी डायरेक्शन, क्योंकि दोनों को ऐड करके तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और क्या बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी बदलना पड़ेगा, है ना भाई, मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा, एटीट्यूड भी बदल जाएगा और डायरेक्शन भी बदल जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखने वाले हैं, बट ध्यान रखना इसके दो मेथड होते हैं, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम। ट्राइंगल लॉ में ये हम करते हैं, ठीक है, वेक्टर ए प्लस, याद है पॉलीगन रूल आपने जो किया था उसी तरह से ट्राइंगल रूल किया। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिंपल, ये वेक्टर है आपका, ये वेक्टर है और इसी को आपने, ये दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्ट होता है वो इनके अंदर आता है, बीच में नहीं बोलेंगे। दो वेक्टर्स का जो एडिशन है वो क्या होगा, इनका रिजल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो इसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लीजिए, चलिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, दो वेक्टर के एडिशन से मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मेरे साथ लिखिए डायरेक्टली, आप क्या लिखोगे, ये जो रिजल्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड को मैंने कहा था आपको मॉड से डिनोट करते हैं, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये होगा √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए cos थीटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। थीटा क्या है आपका, एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक है, एंगल बिटवीन A एंड B, लिख लीजिए। तो भाई ये होता है बच्चों, ये कभी भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे हमेशा आपको यही रूल फॉलो करना है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और एंगल क्या होता है, ये थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, है ना। सपोज ये है, ये मेरा कोई वेक्टर है A और ये कोई वेक्टर B है, ठीक है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, इनके बीच में थीटा एंगल है। आपको बोल रहा है इन दोनों का रिजल्ट निकालो, जब भी बोलेगा ना रिजल्ट बोलेगा, रिजल्टेंट,
तो समझ लेना वो क्या पूछ रहा है, एडिशन। अगर वो बोलेगा वेक्टर का एडिशन करो, तब तो एडिशन करना ही है भाई, है ना, तब तो हम एडिशन करेंगे। लेकिन अगर वो ये बोलेगा रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का मतलब भी एडिशन ही होता है, ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब। तो इसका जब रिजल्टेंट निकलेगा तो कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा कुछ। क्लियर है बात। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। दो वेक्टर को ऐड करके आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो, और याद है पीछे क्या क्या था, रिजल्टेंट को ब्रेक करके आपने ए और बी बनाया, देख रहे हो एक दूसरे के उल्टे हैं। लिखो इसे, चलिए यस। तो क्या बोला मैंने आपको, इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ केसेस ले लेते हैं। कुछ केस ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा पहला जो केस है वो ये है कि अगर थीटा 0 डिग्री हो, अगर थीटा 0 डिग्री, यानी दो वेक्टर को जब आप ऐड के कर रहे हो, कोई भी दो वेक्टर को जब आप ऐड कर रहे हो, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको बोलेगा मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या होता है हमारा 0 डिग्री, जब थीटा क्या होता है 0 डिग्री। देखो कैसे, क्योंकि cos 0 1 होता है ना, cos 0 डिग्री क्या होता है 1, और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो आपने अभी लिखा, क्या लिखोगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये आंसर हो। सेकंड है कि अगर आपका थीटा 90 डिग्री है, यानी कि a और b, ध्यान से सुनो, a और b परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर ए और एक वेक्टर बी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कैसे, ये ऐसे, ये ए है ये बी है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है, सबको पता है ये बात, हाँ या ना, इज इट क्लियर। तो cos 90 डिग्री 0 होता है। तो अब यहां से एक पॉइंट नोट कर लो आप लोग, एक पॉइंट नोट कर लो, ये नोट कर लो कि आई कैप, जे कैप और के कैप सब 90 डिग्री है। तो कभी भी आपका कोई भी वेक्टर इस तरह से अगर लिखा जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप कुछ भी प्लस 5k कैप, तो इनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या करना है आपको, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद है मैंने आपको शुरू में समझाया था। यहाँ पर कभी भी 2ab cos थीटा नहीं आएगा अगर i कैप, j कैप, k कैप है। तो आज के बाद याद रखना, कोई भी वेक्टर i j में है, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है बात, बोलिए क्लियर है या नहीं। चलिए इसको मैं रब कर लेती हूँ, इसमें देखते हैं आगे। चलो इसके बाद अगर थीटा जो है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये क्या है आपके एंटी पैरेलल, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री जानते हो आप लोग क्या होता है, -1। नोट कर लो इस चीज को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है। उसके अलावा एक दो केसेस और होंगे, जैसे कि मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो क्या होगा, तो वो आप लोग निकाल सकते हो। मेरा मतलब आपको समझाना ये था कि स्पेशल केसेस क्या है और वेक्टर एडिशन क्या है। तो चाहे पैरेललोग्राम करो, ये करो, सेम ही है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने क्या बोला था अभी आपको, डायरेक्शन के बारे में बताया था। तो डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, आप tan थीटा से निकाल सकते हो। क्या करना है, tan थीटा, सपोज ये है a आई कैप प्लस b j कैप, ये बन गया रिजल्टेंट। आपको इसका डायरेक्शन निकालना है, तो सिंपल आप क्या करोगे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर में कौन होता है, j होता है, ये j, और ये क्या होता है i। तो क्या हो जाएगा आपका j अपॉन i कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा b अपॉन a। बताइए क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, है ना। चलिए तो देख लिया हम लोगों ने वेक्टर एडिशन। देखिए वेक्टर अब आप बोलोगे मैम वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या, भाई वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वन पॉजिटिव वेक्टर एंड वन नेगेटिव वेक्टर, एडिशन ऑफ वन पॉजिटिव वेक्टर एंड वन नेगेटिव वेक्टर। उसमें भी मैग्नीट्यूड मैंने आपको बोला हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो फिर फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं,
ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, देयर इज नो सच थिंग ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन में बता देते हैं आपको किताबों में या फिर अलग अलग और भी बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया जाता है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन, कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा, नहीं, वेक्टर ए आपका पॉजिटिव वेक्टर है एंड एडिशन विद नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब मैं आपको जैसे क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पर, चलिए ठीक है, ये तो हमारा हो गया। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखे हुए, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज। मुझे एक बार बताओ, अगर दो वेक्टर इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए कि सपोज यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर, ठीक है, एक आदमी है जो क्या कर रहा है, इसको यहाँ से पुश कर रहा है ना, और यहाँ पर एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ये पुश कर रहा है और ये पुल कर रहा है। इसने 5 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है और इसने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली कहाँ जाएगा ब्लॉक, कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो ये इसी तरह से तो है, अगर ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, F1 इधर लग रही है, F2 इधर लग रही है, तो मुझे बताओ F1 और F2 बराबर नहीं है और इनके बीच में एंगल 180 डिग्री नहीं है। तो बताओ, अभी तो बोला ये कहीं नहीं जाएंगे, तो कहीं नहीं जाएंगे तो क्या होगा आंसर, 0। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम से समझा दिया कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है और दोनों की वैल्यू बराबर है तो नेट वैल्यू क्या आएगी, 0। और अगर दो वेक्टर इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी ए है ये भी ए है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 है। भाई सेम डायरेक्शन में तो सीधे ही ऐड होंगे ना, है ना, सेम डायरेक्शन में तो सीधे ऐड हो जाएंगे। तो कभी भी दो वेक्टर बराबर है और एंटी पैरेलल है तो उनका आंसर भाई यही आएगा। चलिए, फोर्सेस एंड एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स आपको बोल रहा है, कह रहा है कोई फोर्स होगी, वो क्या कर रही है, कैसे लग रही है, कैसे लग रही है, एक पॉइंट मास पे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑन द पॉइंट मास विल बी, ओके, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा वो हो गए, चलो कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। आपको बोल रहा है दो फोर्सेस हैं और वो शायद इक्वल है, और वो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उस पॉइंट पर वो कितने लगेंगे। तो मेरी बात सुनो, ये एक फोर्स है F और ये भी एक फोर्स है F, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तो ये कह रहा है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, कह रहा है इसका जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा। तो मुझे बताओ, इन दोनों वेक्टर को जब आप ऐड करोगे, तो मैंने आपको बोला था 90 डिग्री पे तो cos 90 0 होता है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर। तो ये बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा f रूट 2। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, मान लो f है 2f है 0 है या f रूट 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा f2। तो ध्यान रखना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और बराबर है, तो आपका आंसर f रूट 2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत काम का है भाई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये आप 11 12 दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला है वेक्टर एक चैप्टर नहीं है, वेक्टर इज द बेस फॉर योर मेकिंग योर फिजिक्स गुड। ठीक, तो अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो आपकी फिजिक्स पे होल्ड हो जाएगी। ठीक, तो चलिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ समझा देती हूँ आपको कि जो देखो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इस तरह से है, देख रहे हो आप, डॉट प्रोडक्ट क्या है, इस तरह से है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है इधर। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे, देखिए डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के लिए स्केलर लिखा हुआ था, तो मैंने क्योंकि आपको बताया था, याद है आपको, मैंने अभी जस्ट बताया था कि वेक्टर एडिशन से सिर्फ वेक्टर मिलेगा, बट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका आंसर होता है ए बी
कॉस थीटा। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है। बच्चे मैक्सिमम टाइम इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कौन होता है, कॉस। तो अगर आप दो वेक्टर का डॉट करने वाले हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ये एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं वर्क। मुझे बताओ वर्क क्या होता है, स्केलर होता है ना। वर्क क्या होता है, स्केलर होता है। ये होता है एफ डॉट एस, हाँ कि ना। इतना तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, एग्जाम आपका आने वाला है तो इतना तो पता ही होगा आपको। तो ये होता है एफ डॉट एस, होता है नहीं होता है। तो मुझे बताओ फोर्स क्या है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से, और हम इस पे क्या लगाते हैं, डॉट बोलते हैं हम इसको, ठीक है, डॉट ही बोलोगे आप। तो क्या मिल रहा है, किसके, हाँ है ना। इसी तरह से होता है आपका फ्लक्स, फ्लक्स, और फ्लक्स होता है बी डॉट ए। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ए क्या होता है, एरिया वेक्टर। दोनों वेक्टर है, आपको मिल रहा है स्केलर, हाँ कि ना। तो ये दो एग्जांपल देख लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर ये डॉट आपको बोलेगा दो वेक्टर का डॉट, दो वेक्टर्स का डॉट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये, ए डॉट बी, ए भी हो जाएगा। और मिनिमम कब होगा, मिनिमम बताइए, जब थीटा क्या होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री पे माइनस आएगा ना, वो मिनिमम है। मिनिमम 90 पे नहीं होगा भाई, ध्यान रखना, मिनिमम 90 पे नहीं होता है। ए डॉट बी, ठीक है, आपका 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो ध्यान रखना, सवाल कैसे आते हैं, सवाल आपको बोलता है कि दो वेक्टर देगा, उसमें से एक की वैल्यू नहीं पता होगी और आपको बोलेगा टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको सवाल अगर ऐसा आए तो दो वेक्टर जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इसको नोट करो, ये इसके स्पेशल केसेस हैं, डॉट प्रोडक्ट कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। इसमें एक दो चीजें और लिख लेते हैं, नोट करो फटाफट। तो अगर हम जो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ता है, आई डॉट आई, भाई वेक्टर है तो उसमें आई डॉट आई, ये यूनिट वेक्टर भी तो मल्टीप्लाई होंगे। ये इनकी वैल्यू बताओ, यूनिट वेक्टर आई को अगर यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों, आई और आई, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और cos 0 क्या होता है, 1, यानी ये 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए देखो अगर हम वेक्टर ए लिखूं मैं, ए एक्स प्लस बी वाई, और बी लिखूं, वेक्टर बी लिखूं, इसको A2 लिख लेते हैं ना, इसे B1 x प्लस, रुक जाइए इसको थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, ये आपको बोल रहा है ए डॉट बी बताओ। तो सिंपल क्या करना है, देखो अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हो, अच्छा ये तो आपका 1 हो गया, अगर मैं बोलूं आई डॉट जे क्या होता है, जे डॉट आई क्या होगा बताइए, आई और जे 90 होते हैं तो cos 90 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो प्लीज ये दो बातें याद रखना, इससे आप आराम से निकाल लोगे। शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ सिंपल, जब भी आपको डॉट बोले दो वेक्टर का, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ एक चीज करनी है, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, A1 B1 प्लस A2 B2। अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा बताओ, A1 A2 प्लस B1, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, तो दिस इज डॉट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ले लें इसका, चलो सपोज ए है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, बी है आपका 2i कैप प्लस 4j कैप, आपको बोल रहा है ए डॉट बी बताओ, या मल्टीप्लाई करो, क्या बोला मैंने, आई को आई के साथ, 4 प्लस 12 16 इज योर आंसर, और ये स्केलर है। तो भाई ये तो मजेदार बात है, स्केलर है तो डायरेक्शन की तो कोई चिंता ही नहीं है ना, डायरेक्शन की तो कोई टेंशन ही
नहीं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, अगर मैं आपसे बोलूं क्या ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है? यस, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, डॉट यानी स्केलर, ठीक है। चलिए, तो आपका डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, तो फटाफट क्रॉस प्रोडक्ट को भी कर लेते हैं, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो ए क्रॉस बी ऐसे लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब आप बोलोगे मैम ये कैप क्यों लगा दिया आपने, है ना, कैप क्यों लगा दिया? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस किया जाता है तो यहां से हमें एक नया वेक्टर मिलता है, एक अलग ही वेक्टर मिलता है, यानी उस वेक्टर का डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे एन कैप। मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा, सिंपल है, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है। और ये क्या होगा? अब आप मुझे बता दो भाई, ये मैक्सिमम कब होगा? तो आपको पता है ये तो मैक्सिमम कब होगा, ए क्रॉस बी। उल्टा कॉस का जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, है ना। और ए क्रॉस बी मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, है ना। साइन 0 क्या होता है 0। तो ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, सिंपल क्रॉस करना है, सिंपल ए बी आपको साइन थीटा करना है, कुछ नहीं करना है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे साथ बना लो आई कैप, जे कैप और के कैप। सपोज आप कर रहे हो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे होता है के कैप, जे क्रॉस के होता है आई कैप और के क्रॉस आई होता है जे कैप। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तब प्लस होता है और एंटी चलोगे तो इसको माइनस ले लेना, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या चीज है, क्या कर रहे हो आप? ये देखो, यही जो मैंने पीछे तुमसे किया था, पीछे जो तुम्हें बताया था। अगर मैं बोलूं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, अब ये बात थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी बच्चों आपको, के क्रॉस के, बस आप ये साइन और कॉस से याद रख सकते हो। आई क्रॉस आई का मतलब ये है कि आई और आई दोनों सेम वेक्टर है, दोनों डॉट प्रोडक्ट सेम, सॉरी क्रॉस जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो साइन 0 तो 0 होता है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे 0। और ये जो होंगे ये एक्चुअली में ये होता है कि जो दो यूनिट वेक्टर होते हैं, जब मैं आई क्रॉस जे करती हूँ तो जो तीसरा वेक्टर होता है ये इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर? आप आई से जब जे को आओगे, आई से जे को आओगे तो ये क्या देगा के। इसी को कर्ल रूल भी बोलते हैं, कर्ल रूल। कर्ल रूल की जरूरत है नहीं आपको, मैं जो यहाँ पे लिख रही हूँ उसी को समझो आप। तो जब आपको दो वेक्टर का क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ठीक है। सपोज कोई वेक्टर ए है, कैसे यूज करेंगे देखो, और ये है ये, ठीक है, दो वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप एंड 3i कैप प्लस 4j कैप। आपको क्या करना है, इनका क्रॉस करना है। ये तो मैंने आपको सिखा दिया क्या करना है। सबसे पहले इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो 2 को 3 और i और i, तो साइन आई आई क्या होता है, साइन 0 तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। उसके बाद मैंने 2 4 जा क्या लिखा 8 लिखा, और ये i क्योंकि मैं क्रॉस कर रही हूँ तो i क्रॉस j, तो i क्रॉस j क्या होगा, i क्रॉस, इस डायग्राम को याद रखना, i क्रॉस j के। अगर उल्टा चलोगे j क्रॉस i तो फिर मैंने क्या बोला माइनस कर देना, तो ये कितना हो गया k हो गया। उसके बाद फिर ये कितना हो गया बताइए, 3 3 जा 9, और j क्रॉस i कर रहे हैं अब की बार, j क्रॉस i यानी उल्टा जा रहे हैं, i क्रॉस j प्लस j क्रॉस i उल्टा, तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 k कैप। इसको j से 0, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस k कैप। बताइए क्लियर है बात, समझ में आया या नहीं आया, है ना। कितना आसान है, देखिए सिंपल, आपको ये रूल लगाना है बस। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। और ये देखिए आपका मैग्नीट्यूड कितना है इसका, बताइए, मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन क्या है k कैप, तो दोनों हमने निकाल लिए। एक लास्ट में एक और चीज मैं पूछती हूँ आपसे, अगर मैं बोलूं क्या a क्रॉस b
इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होता है, हाँ या ना? नहीं होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आपके पास 3D वेक्टर है तो क्या करोगे? अगर आपके पास 3D वेक्टर है यानी आई जे के तीनों में वेक्टर है और तब आपको क्रॉस निकालना है, तो तब क्या करोगे? तो यहाँ पे एक रूल है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ये है, और दूसरा वेक्टर है ये है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर है मेरे पास, और कैसे वेक्टर है? ये 3D है। कैसे है? 3D। तो अब देखो क्या करेंगे हम, सिंपल ये लिख लो, ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है। आई जे के लिख लिया आपने, कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट लिखिए, A1 B1 A2 B2 A3 B3। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले आई की वैल्यू लिखनी है, इसको छुपा लो, आई को छुपा लीजिए। जे और के को देखो, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, इसको इससे करो, इसको इससे करो, क्या लिखोगे बताओ? A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है, ये हो जाएगा आई कैप। इसके बाद जे की वैल्यू लिखनी है, इसको छुपा लो, इसको छुपा के साइन चेंज करना पड़ेगा हमेशा आपको जे पे। इसकी वैल्यू छुपा लो तो क्या हो जाएगा? A1 B3 माइनस A3 B2 B1, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही चलेगा हमेशा। के की वैल्यू तो क्या होगा? A1 B2 माइनस A2 B1, बस यही करना है आपको। ये जे कैप हो गया और ये के कैप, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। इतना लंबा तो नहीं आएगा आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए, लेकिन मेरा काम आपको सिखाना है, तो मैंने आपको सिखा दिया है कि 3D में है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो यहां से तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा भाई, ये जो वैल्यू आएंगी अल्टीमेटली लास्ट में ये कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद लास्ट में अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है इनकी भी, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा। अल्फा क्या है? ये जो वेक्टर ए है, जो भी आपका वेक्टर है, ये क्या अल्फा क्या है आपका? एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। वाई के साथ जो बना रहा है वो क्या है आपका? वो क्या है आपका? बीटा। और जेड के साथ जो बना रहा है वो क्या है? गामा। तो ये इनके डायरेक्शंस होते हैं। तो सिंपल हम इनको, आपको बोला है डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो कॉस अल्फा क्या होगा? सिंपल जो भी x1 की वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय ये जो अल्फा है, इस ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये इनके मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हर बार आपको क्या करना है? x1 अपॉन पूरे का मॉड, y1 अपॉन पूरे का मॉड, z1 अपॉन पूरे का मॉड, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इन सब की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। इन सब की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये हो गया हमारा। ये मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, रुक जाइए जरा, चलिए। तो यहाँ पे क्या है आपका? यस, ठीक है, ओके। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर। अगर आपको क्या चाहिए? दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है, ठीक है, क्या करना है आपको? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो जरा देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे, ये जो बना हुआ है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या चीज है ये है आपका डॉट प्रोडक्ट। आप क्या कर रहे हो? आपने क्या किया था? ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो थीटा क्या था? ए और बी के बीच का एंगल। तो दो वेक्टर का अगर आपको एंगल चाहिए तो आप क्या करोगे? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो अपॉन मॉड लिख लो, ठीक है। ये इनके क्या है? इंडिविजुअल मॉड। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो ये यूज कर सकते हो या फिर आप क्या यूज कर सकते हो? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या होता है ये? ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस मेथड, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट आपका वेक्टर का जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बहुत सारे अच्छे पीवाईक्यूज करेंगे, एनडीए के भी और कुछ मेरे खुद के
पीवाईक्यूज है, जितने भी हमने टॉपिक यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं दोनों लेक्चर्स में, प्लीज आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैंने सारी चीजें आपको बताई है, कोशिश की है मैंने कि 2 लेक्चर्स में मैंने पूरा वेक्टर आपको कम से कम टाइम में बताने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोग इसी तरह से मेरे साथ बने रहेंगे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।